हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रू फिजिक्स में। मैं पीएन रॉय आप सबको वेलकम करता हूं। और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी बातों को इंट्रोड्यूस कर दिया है बच्चों, और उन बातों के आगे हम कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में ले जाएंगे। तो आज के क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूरी होगा कि लेक्चर 1 में हमने क्या सब बताया है उसका एक ब्रीफ रिकैप दे दें, और आप सबसे ये आग्रह कर लें कि आप में से जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है या बहुत पहले देखा था उसको दोबारा देख लें, जिससे आपकी कंटिन्यूटी और आप फ्लो को समझ सकें और आप ठीक प्रकार से एक एक चीज़ को लिंक कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल के लेक्चर 1 में हमने कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया था, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, और वो सब क्या है मैं बता रहा हूँ बच्चे। मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल के कुछ एग्जाम्पल्स दिए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट का बॉल, एक चॉक पीस को हम थ्रो कर देते हैं, ये सब एग्जाम्पल है। एक मैंगो लटक रहा है मैंगो ट्री से, एक बच्चा पत्थर मार के मैंगो को तोड़ने की कोशिश करता है, वो पत्थर जो है वो प्रोजेक्टाइल है। तो इस प्रकार से कुछ इलस्ट्रेशन हमने दिया, कुछ आइडिया दिया प्रोजेक्टाइल को समझाने के लिए। उसके बाद हमने ये बताया कि प्रोजेक्टाइल कितने तरह का हो सकता है। तो हमने कहा 3 तरह का हो सकता है, वर्टिकली अप फेंक सकते हैं या वर्टिकली डाउन फेंक सकते हैं। इसको हमने 1 डायमेंशन में कर लिया था, इसीलिए हम इसको पिछले लेक्चर में नहीं किया। प्रोजेक्टाइल के 2 डायमेंशनल केसेस को हम सिर्फ कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल केस में मेनली 2 केस बनता है। प्रोजेक्टाइल के 2 डायमेंशनल मोशन में 2 केस बनता है। पहला केस बनता है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग और फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री और टावर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है, वो हमने बताया। फिर हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन बताया। फिर हमने ये बताया कि 2 वेलोसिटी होता है हर एक केस में, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहता है। जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज करता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। और वर्टिकल मोशन को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और वो इक्वेशन है v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। इन सब में हम एक ही जगह पर g लेते हैं और प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन इक्वेशंस को हम सिर्फ वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं करते। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन दोनों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन के केसेस को समझाया। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है ये समझाया। फिर दोनों का नेचर डिफरेंट है ये बताया। और उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट किसी टाइम t पर कैसे ऑब्टेन करेंगे ये बताया। How to obtain x coordinate of the projectile after any time t, how to obtain y coordinate of the projectile after any time t, and how to get a relation between x and y coordinates, ये सब हमने बताया। और इस तरह से हमने 3 इक्वेशन को ऑब्टेन किया। फाइनली हम लोगों ने जो लास्ट इक्वेशन ऑब्टेन किया दैट वाज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। x और y कोऑर्डिनेट के बीच में हमने एक रिलेशन लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ t, एलिमिनेटिंग t। वो जो लास्ट इक्वेशन हमने किया दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। उस इक्वेशन में 4 क्वांटिटी रिलेटेड हैं, x, y, u एंड थीटा। और फिर हमने लास्ट में थीटा को कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे उसकी जानकारी दी। और फिर ये कहा कि हम इस लास्ट वाले इक्वेशन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कब यूज कर सकते हैं ये बताया। और हम बारंबार ये कहते रहे पिछले क्लास में कि आप जब भी प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो आप ध्यान से हटा दीजिए कि मुझे कोई फॉर्मूला याद करना है, रटना है, रटने वाली बात खत्म करिए। संभव है कि स्कूल में, कोचिंग क्लास में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, आपको इस तरह से लोग इंस्पायर करते होंगे कि फार्मूला सीखो, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कोई भी फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। सब सारे फार्मूले को समेट के कचरे के डब्बे में डाल दो बच्चे।
कॉन्सेप्ट सीखो, खुद से खुद फॉर्मूला ऑब्टेन करो और सारे प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करने की आदत डाल लो। अभी से आदत डाल लोगे, बहुत आसान होने वाला है और आपकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जितने समय में लोग एक क्वेश्चन करेंगे उतने समय में आप 5 कर सकते हैं, यदि आपने प्रॉपर तरीके से किया है तो। फॉर्मूला को याद करने वाली बात भूल जाइए बच्चे। तो अब हम आज के क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। आप हो जाइए तैयार। पिछला लेक्चर यदि आपने रिव्यू नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज। और अब शुरू करते हैं आज का क्लास। उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं जिस पॉइंट पर हम पिछले क्लास में आपको छोड़ चले थे। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चे? हमने पिछले क्लास में मेनली कॉन्सेप्ट बताया और कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की बात करी, मतलब एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट की बात करी। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है? लॉजिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बाद लॉजिकली वेलोसिटी है। सो आज की क्लास में हम वेलोसिटी शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी, तो हम आज बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वेलोसिटी तो हम पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं बच्चे। आप कहेंगे कि वेलोसिटी तो हम पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लेकिन उस पॉइंट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? वो न्यूमेरिकल जो वेलोसिटी पर बेस्ड होगा। क्या सब पूछा जाता है वेलोसिटी से रिलेटेड, वो सब हम आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए बच्चे। और जहां भी आपको लगे कि ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया, आप तुरंत कमेंट करें बच्चे। हम अगले वीडियो में आपके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। तो अब रेफरेंस के लिए एक बार हम डायग्राम बनाते हैं। और हमने आपसे कहा कि हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को समझने के लिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाला जो डायग्राम है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस जो है ऑब्लिक में भी हो जाता है। तो वो डायग्राम हम आपके सामने दोबारा से बना देते हैं। और वो क्या केस है बच्चे? ये हमने एक ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये हमने u दिया है वेलोसिटी, और u ब्रेक करेंगे, इधर हो जाएगा u cos थीटा और इधर हो जाएगा u sin थीटा। तो हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया है, उसको इनिशियल वेलोसिटी u दिया है और उसको थ्रो किया है एट सम एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी लिखा था, ux हमारा u cos थीटा है और uy हमारा u sin थीटा है। ये दोनों इनिशियल वैल्यूज हैं, इनिशियल वैल्यूज हैं वेलोसिटी के इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी का डिस्कशन को हम आगे ले जाने वाले हैं। और हमने पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन लिखे थे और तीनों का जवाब दिया था। अब हम उसी क्वेश्चन के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द horizontal and vertical velocity of projectile after any time t। देखिए बच्चे, पिछले क्लास में हमने लिखा फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t, फाइंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t। अब हम कह रहे हैं फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t, फाइंड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t, और नेक्स्ट हम कहने वाले हैं फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दे लेते हैं। देखिए, हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, हमें निकालना है वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। तो हमें बेसिकली निकालना है Vx एंड Vy आफ्टर एनी टाइम t। तो यहाँ पर एक बात हम आपको दोबारा याद करा देते हैं बच्चे कि प्रोजेक्टाइल का
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जर्नी शुरू होने से जर्नी के खत्म होने तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। जितना शुरू में होता है उतना ही अंत में भी होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट चेंज throughout the motion of the projectile, and this fact is very very simple and but very very important, and people make mistake here only. So be very careful, be very careful and do remember this fact. तो अब हम निकालते हैं बच्चे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। इस क्वेश्चन को हम बच्चे मिटा देते हैं। आई होप कि आपको कोई कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चे, हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, vx आफ्टर एनी टाइम t। तो ये क्या होने वाला है बच्चे, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम के साथ बदलता ही नहीं है, हर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आप शुरू में जितना है किसी भी टाइम t के बाद भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही रहने वाला है। सो वी हैव u cos थीटा ओनली। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। यहां पर बहुत सारे बच्चे यूज करेंगे इक्वेशन v इज इक्वल टू u माइनस जी टी और वैल्यू पुट कर देंगे और वेलोसिटी निकाल लेंगे। गलत तरीका है, ऐसा ना करें आप। हॉरिजॉन्टल में ऐसा ना करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम t पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही होगा जितना इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको बच्चे। अब हम निकालेंगे वर्टिकल वेलोसिटी vy एट एनी टाइम t। ऑफ कोर्स वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज करता है टाइम के साथ, और उस वर्टिकल वेलोसिटी को किसी टाइम t पर निकालने के लिए हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। और कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ऑफकोर्स यहाँ a की जगह पर हम g डालेंगे और प्लस की जगह पर हमारा माइनस हो जाएगा, तो देन वी विल राइट u माइनस जी टी। इसी इक्वेशन को हम यहाँ ही पुट करें विथ प्रॉपर वैल्यूज, तो u के जगह पर हम लेंगे u साइन थीटा, फिर लिखेंगे माइनस जी टी। दैट्स इट, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। सो वी हैव गॉट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, हमारे पास आ रहा है u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t हमारा आ रहा है u sin थीटा माइनस जी टी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, और हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख के उस क्वेश्चन का जवाब पा लिया है बच्चे। आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आ रहा है और आप किसी भी तरह की कोई कठिनाई महसूस नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हमने दे दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इन इक्वेशंस को हम ऐसे ही अभी रखते हैं, अभी नहीं मिटाते हैं बच्चे। एक बार आप देख लीजिए, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, और आपको कोई मुश्किल नहीं है, आप देख लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ लिखेंगे और उसका जवाब देंगे फाइंड नेट वेलोसिटी, फाइंड नेट वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, आफ्टर एनी टाइम t। तो अब हमने हॉरिजॉन्टल निकाल दिया, हमने वर्टिकल निकाल लिया, अब आपसे कह रहा है कि आप नेट वेलोसिटी निकालो। कई बार एक किसी टारगेट पे निशाना मिसाइल दागा जाता है, मिसाइल से बॉम्ब फायर किया गया, शेल फायर किए गए, वो टारगेट को हिट करता है। सपोज टारगेट को हिट करने में 10 सेकंड लगा, तो 10 सेकंड जब वो टारगेट को हिट कर रहा है, उस वक्त व्हेन द मिसाइल इज हिटिंग द टारगेट एट दैट टाइम, उस टाइम पे मिसाइल का वेलोसिटी क्या है ये निकालना है हमें। तो वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, हमें दोनों निकालना है, हमें दोनों निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट दैट कि हमें वेलोसिटी निकालना है, प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी निकालना है आफ्टर एनी टाइम t। वो टाइम हमारी मर्जी का होगा। क्वेश्चन में देखना है कि टाइम 3 सेकंड दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाएगा और आप उसी हिसाब से वेलोसिटी निकाल लेंगे उस टाइम पे। तो वी आर गोइंग टू राइट ए जनरल इक्वेशन
हम एक जनरल इक्वेशन ऑब्टेन करने वाले हैं फॉर वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, एंड दैट जनरल इक्वेशन विल बी यूजफुल इन एनी केस। बस आपको t का वैल्यू अपने क्वेश्चन के हिसाब से लेके पुट कर देना है और न्यूमेरिकल सॉल्व होगा चुटकी में। तो अब ये हम क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब निकालते हैं बच्चे। हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है v नेट, तो बहुत आसान है। ये तो होगा इन दोनों का सम, वेक्टर सम, तो क्या होगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। बस ये दोनों वेलोसिटी राइट एंगल्स पर है, तो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी होगा वो ये होगा। अब हम वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर दें, u cos थीटा vx की जगह पर लिखा उसका स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt उसका होल स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इसको यहाँ पर और आगे सॉल्व करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस जनरल फॉर्म में लिख लीजिए और इस जनरल फॉर्म में वैल्यूज़ को डालिए, देन यू कैन सॉल्व। अभी आपको जनरल फॉर्म लिखने से काम चल जाता है और आपको ये याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको आगे फिर सिंप्लीफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अब आता है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। आपको डायरेक्शन निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चे यहाँ मिस्टेक भी करते हैं, बच्चों से मिस्टेक भी होता है, और इसीलिए हम वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t, फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम लिख रहे हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी का डायरेक्शन एट एनी टाइम t हम निकालना चाहते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन, वी आर जस्ट आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 5, उसी का ये एक पार्ट है। मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, डायरेक्शन हम अब निकाल रहे हैं बच्चे। तो निकालते हैं बच्चे। देखिए पहले हम डायग्राम बना लें। ये एक्स एक्सिस है, हमने एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया है और ये यूं गिरा। वी हैव थ्रोन इट एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इधर हो गया u cos थीटा, ये है u sin थीटा। ये जो u sin थीटा और u cos थीटा है ये इनिशियल वैल्यूज हैं वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के। आफ्टर एनी टाइम t, सपोज प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ पहुँच चुका है, अब यहाँ पर दो वेलोसिटी होगी, एक होगी u cos थीटा, वो तो बदलने वाला नहीं है। यहाँ भी u cos थीटा था, यहाँ भी u cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बदल नहीं रहा है। और वर्टिकल हमारा होगा u sin थीटा माइनस gt। ऐसा हम अभी ऑब्टेन कर चुके हैं। पिछले इक्वेशन में हमने ये देख लिया था कि हमारा किसी टाइम t के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा u cos थीटा और किसी टाइम t के बाद हमारा वर्टिकल वेलोसिटी होगा u sin थीटा माइनस gt। और हमारा नेट वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी हमारा ऐसे होगा, और ये नेट वेलोसिटी भी हम निकाल चुके हैं। ये नेट वेलोसिटी v नेट भी हम लोग निकाल चुके हैं। उसका एक्सप्रेशन हम बच्चे यहाँ नहीं लिखते हैं, ये हम लिख चुके हैं पहले। अब हमें ये नेट वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है इसके साथ ये निकालना है। दिस एंगल विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। दिस अल्फा गिव्स यू द डायरेक्शन। एंगल अल्फा जो है वो आपको नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है एट एनी टाइम t। तो अल्फा कैसे ऑब्टेन करें, अल्फा निकालने के लिए हम आइदर साइन अल्फा निकाल लें, कॉस अल्फा निकाल लें या टैन अल्फा निकाल लें। ज़्यादातर केस में टैन अल्फा निकालना सबसे आसान होता है, इसीलिए हम बच्चे आपको सजेस्ट करते हैं जब भी डायरेक्शन निकालने की बात है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और आप भी ऐसे करेंगे। टैन अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए और टैन अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद आप अल्फा का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम टैन अल्फा कैसे निकालें,
तो tan अल्फा निकालने के लिए एक छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं बच्चे हम। देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ये हमारा u cos थीटा है, ये हमारा u sin थीटा है, ये u sin थीटा है, तो ये भी हमारा u sin थीटा होगा। इस ट्रायंगल में देखिए बच्चे, एक साइड ये है, ये तो u cos थीटा है, और एक साइड ये है, ये u sin थीटा है, और हमें चाहिए ये, वी वांट दिस। इसका डायरेक्शन, इसका वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ tan चाहिए, tan अल्फा चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देख लीजिए बच्चे, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल यहाँ शुरू हो रहा है, ये ट्रायंगल है, देखिए बच्चे ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमें tan अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो बहुत सिंपल है बच्चे। tan अल्फा आप खुद देख सकते हैं, tan अल्फा जो होगा वो इस अल्फा के लिए, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज u sin थीटा माइनस जी टी, जो हमारा ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये u sin थीटा माइनस जी टी है। तो दिस वर्टिकल लाइन इज u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अब देखिए बच्चे, हमने tan अल्फा के लिए इस इक्वेशन से, इस डायग्राम से निकाल लिया है tan अल्फा का वैल्यू u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। सो दिस इज बेसिकली vy अपॉन vx। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो निकाल लेंगे हम, वो डेसिमल में आएगा, और फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में tan वाले पेज पे जाएंगे। मान लो हमारे पास डेसिमल में आया 0.6, सो वी आर गेटिंग, हमारे पास tan अल्फा 0.6 आ रहा है। तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में जाएंगे, वहां पर tan वाला पेज निकालिए। tan वाले पेज में कॉलम बने हुए, एंगल का कॉलम बना हुआ है और वैल्यू की कॉलम बना हुआ है। आपके पास वैल्यू मालूम है तो आप 0.6 देखिए, उस वैल्यू, उस कॉलम में जाइए, देखिए कहाँ पर 0.6 है, और जहाँ पर 0.6 है वहीं पर देखिए कि दूसरे कॉलम में उस 0.6 के लिए कौन सा एंगल दिया हुआ है। वो एंगल आपका tan का वैल्यू देगा, अल्फा का वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से जब आप tan अल्फा का वैल्यू जानते हैं तो आप अल्फा निकाल लेते हैं बाय लुकिंग इनटू दी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। tan के पेज को देखने से आप समझ जाते हैं। यदि आपको दिक्कत होती है बच्चे, तो हम आपको वो पेज, ट्रिगोनोमेट्री का पेज लेके आपको दिखा देंगे। बाकी आप एक बार देखेंगे, विजिट करिए आप उस पेज को, तो और आप ये देखिए, ये वैल्यू चेक करिए, 0.5 शुरू होता है 00 से, फिर 0.001, फिर 0.002, इस तरह से वैल्यू बढ़ते जाता है बच्चे, और एंगल के लिए भी दिया रहता है। तो वैल्यू, आप वैल्यू देखेंगे और वैल्यू के बगल में कौन सा एंगल है, इसके बगल में जो एंगल है वही आपका अल्फा होगा। तो इस तरह से बच्चे आप tan अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, तो दैट अल्फा जो है वही आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है बच्चे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 ने आपसे कहा फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t। तो वेलोसिटी निकालने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसका डायरेक्शन निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना बेहद आसान था, डायरेक्शन में थोड़ी सी ट्विस्ट थी। आपको डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया। हमने ये माना कि किसी टाइम t पर ये पॉइंट P पर पहुंचा है, पॉइंट P पर जब ये पहुंचा है, मान लो t टाइम पर ये पॉइंट P पर पहुंचा है, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे। तो इस पॉइंट P पर दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल है जो कि u cos थीटा रहेगा, एक वर्टिकल है जो u sin थीटा माइनस gt रहेगा, जैसा कि हम ऑब्टेन कर चुके हैं। अब हम इन दोनों वैल्यू को, ये तो नेट निकाल लिया, यहाँ पर नेट वेलोसिटी इधर आएगा। अब हम इसके पैरेलल में एक वेक्टर ले लेते हैं, u sin थीटा माइनस gt है तो ये भी u sin थीटा माइनस gt होगा। ट्रायंगल हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके पैरेलल में इसको ड्रॉ करके हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया, और इस ट्रायंगल में हमने tan अल्फा डिफाइन किया। tan अल्फा हमारा आ रहा है u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। इसमें वैल्यू पुट करके हम इसका वैल्यू डेसिमल में निकाल लेंगे, और उस डेसिमल को चेक करेंगे कि अल्फा के किस वैल्यू के लिए tan इज कमिंग आउट टू बी दिस मच।
और वो वैल्यू, ये हमने एक आर्बिट्री वैल्यू लिया है, आप अपने कैलकुलेशन में जो वैल्यू गिवन रहता है उसके हिसाब से वैल्यू आएगा, उसी को आप चेक करेंगे, उस गिवन वैल्यू के लिए आप अल्फा निकालेंगे, आपका डायरेक्शन निकल आएगा बच्चे। ये आसान है बच्चे, आप करके देखिए, आपके लिए ये बेहद आसान होगा। हमने एक एक बात को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया है बच्चे। तो अभी हमने वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t निकाल के दिखाया है, 5th क्वेश्चन का जवाब दिया है। अब हम आएंगे 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन बेटा बच्चे हम इसको मिटा देते हैं, आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चे होने वाला है फाइंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है फाइंड नेट वेलोसिटी एट एनी हाइट h, किसी हाइट h पे। देखो जो प्रोजेक्टाइल है उसका वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ भी बदलता है और हाइट के साथ भी बदलता है। जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं, ऑब्लिकली थ्रो करते हैं, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है बच्चे तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। एट द मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाते जाता है उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो घटते जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करते जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। मैक्सिमम हाइट पे नेट वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ भी चेंज होता है और हाइट के साथ भी चेंज होता है। तो जो अब जो चेंज हो रहा है हाइट के साथ वो आपको पूछा जा रहा है। तो हम आपको याद करा दें कि हमें v निकालना है एट एनी हाइट h, v निकालना है हमें, vx निकालना हमें एट एनी हाइट h, vx निकालना है फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी हाइट h। तो ये तो बच्चे उतना ही होगा जितना शुरू में था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ना तो वो टाइम के साथ बदलता है ना हाइट के साथ बदलता है। Horizontal velocity of projectile does not change with time, it does not change with height. So at any height h or at any time t, horizontal velocity will remain the same as the initial value. तो हमारे पास ये तो आ गया। अब सिमिलरली यदि हमें वर्टिकल निकालना है बच्चे, वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है एट एनी हाइट, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दूसरा यूज करना होगा। और वो कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, ये वाला इक्वेशन हम बच्चे यूज करेंगे। और उससे हमें फाइनल वेलोसिटी क्या निकलेगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, h एज a है, a की जगह पर हम माइनस जी लेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यदि इस इक्वेशन में यदि प्रॉपर वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा u की जगह पर u साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2gh, u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। दिस इज गोइंग टू बी योर, सॉरी इसका ये तो इतना स्क्वायर में आया, ये तो स्क्वायर में आया बच्चे। यदि हम स्क्वायर से हटा दें तो इसको होल अंडर रूट लिख लेंगे बच्चे, होल अंडर रूट v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमने लिखा vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh का होल अंडर रूट, होल अंडर रूट। तो इस प्रकार से हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लिया एट एनी टाइम एट एनी हाइट h, वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी हाइट h निकाल ले रहे हैं बच्चे। और अब हम नेट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो नेट वेलोसिटी निकालना आसान है, v नेट हो जाएगा अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। बस vx के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, vy के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका नेट वेलोसिटी निकल जाएगा। और उसके बाद आपको एंगल चाहिए, तो जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में बता दिया था आपको बच्चे,
एंगल निकालने के लिए हमें tan अल्फ़ा निकालना होता है और tan अल्फ़ा के लिए जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसी रेफरेंस को यूज़ करके आप लिख सकते हैं दिस इज वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे और वी एक्स की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आप अल्फ़ा को वर्कआउट कर लेंगे बच्चे। ये मुश्किल नहीं होने वाला है, ये आसान होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो जाता है बच्चे। देख लीजिए, कोई भी चीज़ आपको यदि समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए और मैं वादा करता हूं कि हम अगले क्लास में उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे डाउट्स को खत्म कर देंगे बच्चे। आप ध्यान से सुनिए। और अब हम नेक्स्ट जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट में हम करने जा रहे हैं 3-4 एक्सप्रेशन। जो 3-4 एक्सप्रेशन स्कूल में, कोचिंग में प्रोजेक्टाइल के नाम पे वही 3-4 डेरिवेशन आपको कराते हैं और उन 3-4 एक्सप्रेशन को डिराइव करते वक्त बड़ी गलतियां होती हैं बच्चे, और उन गलतियों को हमारे बच्चे लास्ट तक जेईई और नीट के टाइम तक ढोते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे 12 पास करने के बाद आते हैं और बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग से 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पढ़ के आते हैं और वही गलतियां दोहराते रहते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद, आज के इस मेरे क्लास के बाद आप उन गलतियों से पूरी तरह से छुटकारा पाएंगे। ध्यान से सुनिए बच्चे, आपके अटेंशन की बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि आप अटेंटिव रहें, ध्यान से सुने, ताकि आप डिसएडवांटेज में ना रहें जैसे कि सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे रहते हैं कोचिंग जाने के बावजूद, ब्रांडेड कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में 2-2 साल, 3-3 साल पढ़ के भी वही गलतियां दोहराते रहते हैं। उन गलतियों से आपको बचना है आसान, यदि आप अटेंटिव हैं तो आगे हम बात करते हैं बच्चे उन कुछ टॉपिक्स को, उन कुछ टर्म्स को जिनको कि स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में डिराइव किया जाता है, और उन टर्म्स का लोग फॉर्मूला डिराइव करने के बाद फॉर्मूला रट लेते हैं और उन रटे हुए फॉर्मूला के माध्यम से प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ऑफन फेल करते हैं, ऑफन रॉन्ग ऑप्शन को टिक करते हैं, ऑफन +4 की जगह पर -5 पाके घर लौटते हैं बच्चे। आपके साथ ऐसा ना हो, हमारी पूरी कोशिश होगी, आप अटेंशन दीजिए, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिए बच्चे। वो कौन से टर्म्स हैं? पहला टर्म है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। प्रोजेक्टाइल जो है अपना मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करता है अपने मोशन में, उसका एक्सप्रेशन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। दूसरा है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तीसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, और चौथा है रेंज। बस ये 4 टॉपिक हम आज इस 4 टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चे आज की क्लास में, और उसके बाद आज की क्लास को हम कंक्लूड करेंगे और अगले क्लास में हम सारे डिस्कशन जो हमने किया है, प्रोजेक्टाइल के सारे कॉन्सेप्ट को जो हमने पूरा किया है, उस पे छोटे छोटे अच्छे वाले न्यूमेरिकल करा के इलस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे हम बिना फॉर्मूला को रटे न्यूमेरिकल आसानी से करेक्टली विथ ईज सॉल्व कर सकते हैं। ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और फिर आप भी उस रास्ते चल पड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब शुरू करते हैं बच्चे। पहला हमने लिखा है मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड, अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं और हमने इस तरह से थ्रो किया है, हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन के केस को ही ले रहे हैं बच्चे, बारंबार हम रिपीट कर रहे हैं कि हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। ऑफ कोर्स
हाइट की बात हो रही है तो वी आर गोइंग टू कंसीडर वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हम वर्टिकल वेलोसिटी लेने वाले हैं, हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें निकालना है एच कितना है, गिवन क्या क्या है बच्चे, जी गिवन है, एक्सेलरेशन जी गिवन है, डाउनवर्ड्स है, ये एच जो है अपवर्ड्स है, जी डाउनवर्ड्स है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, यू दिया हुआ है, यू एक्स यू वाई दिया हुआ है, ये कितना है, यू साइन थीटा है, ये अपवर्ड्स है। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं बच्चे हम, तो डाउनवर्ड हमारा नेगेटिव होगा। और हम क्या निकालना है, हमें एच निकालना है, और हमें एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, और क्या मालूम है बच्चे, हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम हमें मालूम है नहीं है टाइम मालूम नहीं है हमें बच्चे। हाँ, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, वी वाई 0 होता है, ये भी मालूम है हमें। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमको मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, एच निकालना है हमें। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AH, ये यूज करेंगे बच्चे। अब हम ए की जगह पर जी लेंगे और जी हमारा माइनस होने वाला है बच्चे, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इसमें, इन वैल्यूज़ को यहाँ जो हमारे पास वैल्यू हैं इसमें हमें पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है बच्चे, नहीं हमें वी स्क्वायर नहीं निकालना, हमें एच निकालना है बच्चे। तो हम इस इक्वेशन वैल्यू पुट करें तो हम ये वी के जगह पर हम लिखेंगे 0 माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू हमारा यू साइन थीटा है तो उसका होल स्क्वायर ले लिया, और दिस इज इक्वल टू माइनस 2GH। अब ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, सो यहां से हमें h क्या मिलेगा बच्चे, हम इसे मिटा देते हैं, यहां से हमें h मिलेगा। फ्रॉम हियर वी ऑब्टेन h इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2G, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2G। हमें मैच, दिस इज योर h मैक्स, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया, और हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए हैं। कोई फार्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को इस फार्मूले को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप 1-2 बार खुद से आप ऑब्टेन करके देख लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 5 सेकंड 7 सेकंड में आप इस फार्मूले को खुद ब खुद निकाल लेंगे। तो याद काहे का करना है बच्चे, वाई टू क्रेव इट, जरूरत नहीं है। तो हमने एच मैक्स निकाल लिया, आपके सामने निकाला है, सब कुछ क्लियर है बच्चे, देख लीजिए आप। अब हमने जो है ये जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, आपको गिवन प्रॉब्लम में जनरल एक्सप्रेशन नहीं होगा, कुछ वैल्यूज होंगे, उन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, बस आपका मैक्सिमम हाइट निकल आएगा। अब हम अगली बात करते हैं बच्चे, मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, हम ये निकालने वाले हैं बच्चे। तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, और आप इसको नोट कर लीजिए। मेथड देखिए कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चे, और उसी मेथड को आपको भी यूज करना है। अब टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम निकालना है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। तो मैक्सिमम हाइट पे v जो है वी वाई 0 हो जाता है बच्चे। इनिशियल जो हमारा वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, ये u साइन थीटा है, फाइनल 0 है। टाइम हमारा अब t है, वो निकालना है हमें, टाइम हमारा t है, निकालना है, और a इज इक्वल टू जी है, वो डाउनवर्ड्स है। तो हमें टाइम t निकालना है मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। तो हम इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी यूज करते हैं, और v माइनस जी टी यूज करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चे। देखिए, दिस इज
हमें टी निकालना है बेसिकली, सॉरी हमें टी निकालना है। वी हमारा यहाँ 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दें। वी हमारा 0 है बच्चे, 0 पुट कर दिया। यू हमारा यू साइन थीटा है एंड माइनस जी टी। सो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे टी के लिए, तो वी गेट यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज दिस, यू साइन थीटा अपॉन जी। आपके सामने है बच्चे, देख लीजिए, सिंपल सिंपल केस है। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए हमने वी वाई को 0 लिया है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा होता है। टाइम हमको टी दिया हुआ है, ए एक्सेलरेशन है, डी जो डाउनवर्ड्स है, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, इसलिए जी हमारा नेगेटिव है। और हमने इक्वेशन ये यूज किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह हमने माइनस जी लिया है बस, और इसमें वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किया टी के लिए। तो किसी भी लेवल से, किसी लेवल से, ग्राउंड लेवल से किसी हाइट एच पे, मैक्सिमम हाइट एच पे जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा बच्चे यू साइन थीटा अपॉन जी। और आपको बता दें, यदि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना टाइम मैक्सिमम हाइट जाने में लगा है, मैक्सिमम हाइट से अपने ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन शर्त यह है कि जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से जर्नी शुरू हुई है, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आके जर्नी खत्म होनी चाहिए। तो दोनों ही केस में टाइम बराबर लगता है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रिटर्न होने में लगता है। यदि ग्राउंड लेवल से ऊपर गया है तो ग्राउंड लेवल पे ही वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर जाने में लगा था। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये फैक्ट है जो आपको ध्यान करना है, ध्यान में रखना है। तो अभी हमने मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये हमने निकाल दिया, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी यू साइन थीटा अपॉन जी। तो अब आगे बात करते हैं बच्चे। अब दो टर्म हमने फिनिश कर दिया और 2 टर्म और बचता है। अगले 4-5 मिनट में ये खत्म होने वाला है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रोजेक्टाइल का है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में फिनिश हो जाता है बच्चे। बाकी चीज जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इलस्ट्रेट करते जाएंगे और आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले मैंने बहुत सारे YouTube पे, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल पे लेक्चर को सुना और मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट को लेके देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स। बच्चों में तो है ही, बच्चे तो जूझ ही रहे हैं इस समस्या से, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, बट दैट प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडेबल। बट टीचर्स आर ऑल्सो फेसिंग ए लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। उनको क्लियर नहीं लगता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या। मोस्ट ऑफ देम आर डिफाइनिंग टाइम ऑफ फ्लाइट एज, कैसे समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को? टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। नो, और वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ये बता देते हैं और फिर एक फॉर्मूला आपको पकड़ा देते हैं, झुंझुना पकड़ा देते हैं फॉर्मूले के नाम पे। और एक झुंझुना पकड़ा दिया आपको और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे बच्चे। यदि आपने प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले को याद कर भी लिया है तो भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन सम सिचुएशन एंड सेम फॉर्मूला इज गोइंग टू फेल इन सम अदर सिचुएशन। तो जब तक आप फॉर्मूले के बेसिक को नहीं समझते हैं, जब तक आप फेलिबिलिटी ऑफ द फॉर्मूला को नहीं समझते हैं, जब तक आप लिमिटेशन ऑफ द फॉर्मूला को नहीं समझते हैं, तो आपके लिए वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये अच्छा होता है कि हम फार्मूला ना सीखें, हम फंडामेंटल तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करें। यदि आपने सीख भी लिया है कोई फार्मूला तो उस फार्मूले के लिमिटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईआईटी में, नीट में, वहां पर तो क्वेश्चन जो होने वाला है इट इज लाइकली टू बी बेस्ड ऑन नॉट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला
रादर इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन फैलिबिलिटी ऑफ द फॉर्मूला। आपको जानबूझ के वो सिचुएशन देंगे जिस सिचुएशन में आपका जो कॉमन फार्मूला है, जो नोन फार्मूला है, वो फेल कर जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप एक एक फॉर्मूले को खुद ब खुद सीखें, ऑब्टेन करें और फॉर्मूला को बगैर यूज किए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत डालें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही कामयाब तरीका है। सारे टॉपर्स ऐसा ही करते हैं बच्चे, हमारा विश्वास करिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को जो लोग कहते हैं, इट इज द टाइम during which the projectile is in flight। ये कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बच्चे। लोग क्या कहते हैं, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। दिस इज ओनली पार्शली करेक्ट, सो दिस इज पार्शली रॉन्ग। सो हमें ये स्टेटमेंट नहीं सीखना है बच्चे, हम आपको अल्टरनेट आइडिया देने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट है, इट इज द टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फ्रॉम वेयर इट वाज प्रोजेक्टेड। मैं लिख देता हूं बच्चे, इट इज द टाइम taken by a projectile to return to the same horizontal level from where it is projected। कहने का मतलब बच्चे ये है कि आप अपने बिल्डिंग के छत से किसी एक बॉल को हवा में उछाल दें, फुटबॉल को हवा में उछाल दें और वो जाके जमीन पर गिरे, और उसको फुटबॉल को आपके छत से जमीन पर जाने में जितना टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है? नहीं है, क्योंकि उस केस में फुटबॉल की जर्नी शुरू होती है आपके छत से और वो फुटबॉल जाके गिरता है जमीन पे। तो फुटबॉल इज ऑब्वियसली नॉट रिटर्निंग टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। फुटबॉल उसी जगह पर वापस नहीं आ रहा है, उसी लेवल पे वापस नहीं आ रहा है, तो उस केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में यदि आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो आप फंडामेंटल तरीके से कैलकुलेट करिए। आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है, डिस्प्लेसमेंट आपका छत के, आपके बिल्डिंग के हाइट के बराबर है, आपको एस मालूम है, आपको टी निकालना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम होगा, आपको जी मालूम है, आप यूज करिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और टी ऑब्टेन कर लीजिए बच्चे। आप उस केस में यदि टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आप मिस्टेक करते हैं। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मालूम है और इसीलिए आप यूज करते हैं और इसीलिए आप मिस्टेक करते हैं। अच्छा होता कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद नहीं होता, तो शायद आप कोशिश करते, अल्टरनेट तरीका लगाते और शायद आपका ऑप्शन करेक्ट आता। तो आप ध्यान से समझ जाइए बच्चे कि प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कब यूज होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला है क्या कि जहां से शुरू हुआ है यदि वही आ रहा है। आपने यदि मैंने किसी फुटबॉल को किक किया ग्राउंड लेवल से और वो फुटबॉल ग्राउंड लेवल पे ही वापस आ गया हवा में जाने के बाद, जहां से उसको थ्रो किया था। ये डेफिनेशन आपने नोट कर लिया बच्चे, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर कौन सा केस के लिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एप्लीकेबल है और कहां एप्लीकेबल नहीं है। ये ए है और ये बी है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां वापस आया, एप्लीकेबल है, चलेगा। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला चलेगा, क्यों? इट इज रिटर्निंग टू दी सेम लेवल। बॉल यहां से स्टार्ट हुआ और बॉल यहीं पर आया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आया है, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये सिचुएशन ठीक है, करेक्ट। दूसरा सिचुएशन है बच्चे, एक टावर से बॉल को आपने किक कर दिया, ये टावर यहां गिरता है,
ये बॉल यहाँ गिरता है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नहीं चलेगा, बिकॉज इन दिस केस द बॉल इज नॉट रिटर्निंग टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तो यहाँ था पहले, अब यहाँ आ रहा है, तो लेवल में तो डिफरेंस है, तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। दिस टाइम इज नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, हियर टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको ये देखना है। तो अब हम और एक बात बता देते हैं बच्चे, एक बात और क्लियर कर देते हैं। यदि अल्टरनेट तरीके से बताएं तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, आप नोट करिए बच्चे, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट net vertical displacement is 0, क्योंकि जहां से चला है, टेबल के टॉप से चला और टेबल के टॉप पे ही वापस आया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। ग्राउंड लेवल से शुरू किया और ग्राउंड लेवल पे ही आया वापस, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। आपके छत से, आपके मकान के छत से शुरू किया एक बॉल और उसी छत पे ही वापस आ गिरा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जिन केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उसी केस में जो टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को वापस आने में, अपनी जर्नी कंप्लीट करने में, वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो जिस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, उस केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉन्सेप्ट को, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे बच्चे। दिस इज माय कॉशन टू यू, आप इसका ध्यान रखेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सिचुएशन को समझेंगे। यदि आपको लगता है कि भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप बड़े आराम से टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को यदि आपको याद है तो यूज कर लीजिए। नहीं तो आपको दूसरे किसी भी केस में आपको टाइम फंडामेंटल तरीके से ऑब्टेन करना है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को याद रखने का कोई एडवांटेज नहीं है, आप मत याद रखिए बच्चे। लेकिन हम सीखते हैं कि कैसे ऑब्टेन करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को कैसे ऑब्टेन करेंगे। और ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो h इज 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, h हमारा 0 होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, h हमारा 0 होता है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो हमारा है uy, वो है u sin थीटा। एक्सेलरेशन हमारा g है और t हमको निकालना है बच्चे। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने जा रहे हैं बच्चे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, s की जगह पर h ले रहे हैं तो वो 0 है, सो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा। u की जगह पर हम u साइन थीटा ले रहे हैं, फिर t ले रहे हैं, और a की जगह पर हम g लेंगे तो माइनस g लेना पड़ेगा बच्चे, तो यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया बच्चे। अब देखिए, वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बच्चे तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। इस टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को हम तभी यूज कर सकते हैं बच्चे, उन्हीं सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जिस सिचुएशन में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप याद रखिए कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो आप इस फॉर्मूले को यदि आप याद रखते हैं, बाकी मेरी तरफ से याद रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप याद रखते हैं तो आप इस फॉर्मूले को बहुत ही केयरफुली यूज़ करेंगे, सिर्फ उसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे जिस सिचुएशन में ये क्लियर है, स्पष्ट है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को यूज ही किया है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 0 लेके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बात कंप्लीट होता है बच्चे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आया है और बिल्कुल आप केयरफुल होके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हम अगले क्लास में इन सारे टॉपिक्स पे, सारे कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे अच्छे वाले न्यूमेरिकल करके दिखाने वाले हैं और इन सारे बात को और फर्दर इलस्ट्रेट करने वाले हैं बच्चे। तो ये 2u साइन थीटा अपॉन जी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। और अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कैपिटल डी यूज कर लेते हैं बच्चे, और ये है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हम रेंज के फॉर्मूले में जा रहे हैं। रेंज क्या होता है बच्चे?
देखिए, जो बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट को नहीं समझते हैं वो रेंज में भी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपने अब टाइम ऑफ फ्लाइट को समझ लिया है तो आपसे रेंज भी आपको समझ में आएगा और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। तो हम रेंज का डेफिनेशन क्या है ये लिखते हैं पहले बच्चे। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered during time of flight। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, इस टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है प्रोजेक्टाइल ने, उस डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, तो हम रेंज के लिए क्या लिखेंगे, इस डेफिनेशन को लिखने के बाद हमारा क्या फॉर्मूला बनता है बच्चे। रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सो दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन g। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब बच्चे 2 sin थीटा cos थीटा जो है दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है। तो हम 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा बच्चे रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो इस प्रकार से हमने बच्चे रेंज के फॉर्मूले को क्लियरली लिख दें। रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये हमने रेंज के फॉर्मूले को ऑब्टेन कर लिया। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ये हमने रेंज के फॉर्मूले को ऑब्टेन कर लिया। अब रेंज के फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के बाद एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं रेंज के विषय में बताऊंगा बच्चे आपको, और फिर आज के इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो रेंज के फॉर्मूले में ध्यान रखिए, ये रेंज का जनरल एक्सप्रेशन है बच्चे। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो रेंज मैक्सिमम हो, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिलेगा या सिल्वर मेडल मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि उनका रेंज, उनके जैवलिन का रेंज, उनके भाले का रेंज कितना है। 89 मीटर है या 90 मीटर है या 91 मीटर है। तो मोर द रेंज लार्जर इज द चांस टू विन गोल्ड मेडल। तो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज को मैक्सिमम करना है तो ये थीटा को 45 करना होगा। क्यों? क्योंकि साइन, यदि थीटा 45 हुआ तो 2 इंटू 45 90 हो गया, तो साइन 90 मैक्सिमम होता है। तो रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब साइन मैक्सिमम होगा 1 होगा, और साइन मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 45 होगा। तो रेंज मैक्सिमम होता है u स्क्वायर अपॉन g व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। इसीलिए ट्रेनर, जो एथलेटिक्स का ट्रेनर है, वो सिखाता है जो जैवलिन को आप लगभग 45 एंगल पे फेंकने का कोशिश करिए, तो रेंज मैक्सिमम आएगा। तो ये ध्यान रखिए बच्चे कि रेंज मैक्सिमम कब आएगा जब थीटा 45 होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात जो बताना चाहूँगा बच्चे वो ये कि यदि u सेम रहे, यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहे, तो हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर थीटा के दो वैल्यू पर सेम रेंज पाएंगे। इफ वी हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी, इफ u is same, then range is same for two complementary values of theta। मतलब यदि हम सेम स्पीड से
किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं और एक बार 30 पे थ्रो कर रहे हैं और एक बार 60 पे थ्रो कर रहे हैं, दोनों के केस में रेंज सेम आएगा। एक बार 37 पे थ्रो कर रहे हैं, एक बार 53 पे थ्रो कर रहे हैं, दोनों में सेम रेंज आएगा। सो रेंज इज सेम provided initial velocity is same and provided the angles are complementary angles 30, 60, 37, 53। तो रेंज सेम आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ एक एडिशनल कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों ही केस में सेम आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हाईलाइट कर देंगे, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो उस केस में रेंज सेम नहीं होगा। दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट और नॉट कंप्लीट। तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है उन ऑप्शंस को टिक करते वक्त। तो बच्चे, इस तरह के सारे सिचुएशन को हम अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 जो प्रोजेक्टाइल पे होने वाला है, उस पर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, और इन सारे जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो प्रोजेक्टाइल के हमने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है उसको फर्दर कंसोलिडेट करने वाले हैं। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको सब बात समझ में आ रहा है। डू राइट, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।